सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये जानते हैं कि एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेशों के एक निकाय पर हम विचार करें जिसमें एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित हैं, तो एक बिंदु पर उन सब आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र के परिमाण को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ऐसे में हम अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा एक बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख सकते हैं। आज हम एक विशेष प्रकार के आवेशों के निकाय पर चर्चा करेंगे और इस विशेष प्रकार के आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आज के कार्यक्रम में हम वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र पर तथा वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता पर गहन चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि द्विध्रुव को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के विषय में जानेंगे। तो आइए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को जानें। परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों का कोई युगल जिसके बीच पृथक्कन है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लीजिए कि Q तथा -Q का कोई युगल है जिनके बीच 2a का पृथक्कन है, तो यह आवेशों का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। आवेशों के बीच की दूरी 2a गणना की सरलता के लिए ली जाती है। -Q तथा Q की अवस्थितियों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि Q तथा -Q से इस केंद्र की दूरी a है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित भौतिक मात्रा द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। P सदिश बराबर Q इंटू 2a P। इस समीकरण में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ सकते हैं, जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश का परिमाण Q इंटू 2a है और इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है और द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर है। प्रत्यक्ष रूप से वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र भी 0 हो। चूंकि आवेश Q तथा -Q में कुछ पृथक्कन है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जब जोड़े जाते हैं तब ये एक दूसरे को यथार्थ रूप से निरस्त नहीं करते। परंतु यदि द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों के पृथक्कन की तुलना में दूरी अधिक है, तो Q एवं -Q के कारण क्षेत्र लगभग निरस्त हो जाता है। अतः अधिक दूरियों पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r²। एकल आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की R पर यही निर्भरता है, इससे भी अधिक गति से मंद हो जाता है। इसे गुणात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले द्विध्रुव के अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। मान लीजिए P बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से Q की ओर R दूरी है। हम ये जानते हैं कि आवेशों के युगल -Q और +Q के कारण दिक् स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कूलाम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। इसके विपरीत यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है यानी कि -Q है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश हर बिंदु पर त्रिज्यीय
किंतु अंदर की ओर होता है। इसी के कारण बिंदु P पर दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्र को इस तरह दर्शाया गया है तथा परिपाटी के अनुसार द्विध्रुवी आघूर्ण की दिशा -q से +q यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु पर परिमाण E = 1/4πε0 q/r² होता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुवी के आवेशों के विद्युत क्षेत्र सदिश के समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बिंदु P पर -q के कारण विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, जहां हमने E - q को -q/4πε0 r+a² P एकांक सदिश लिखा है। क्या आप जानते हैं कि ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ क्या दर्शा रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि आघूर्ण की दिशा -q से q की तरफ होती है और वहीं यहाँ E की दिशा -q की तरफ होगी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, यही कारण है कि हमने यहाँ ऋणात्मक चिन्ह को लगाया है। अब हम बिंदु P पर +q के कारण विद्युत क्षेत्र को लिखेंगे, जो कि है EQ q/4πε0 r-a² P एकांक सदिश। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवेश -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E -q तथा आवेश +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E +q को सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। अब P पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिकलन कुछ इस प्रकार किया जाएगा। E बराबर E - q प्लस E + q, जहाँ E का परिमाण E - q का परिमाण कुछ इस प्रकार है और E + q का परिमाण कुछ इस प्रकार है। इसको हल करने पर और q और 4πε0 को बाहर कॉमन लेने पर 1/r - a² - 1/r+a² P एकांक सदिश मिलेगा। इस समीकरण को हल करने के बाद हमें ये समीकरण प्राप्त होगा, जो कि q/4πε0 4ar/r² - a² P एकांक सदिश है। और अगर r की तुलना में a बहुत ही छोटा है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है और ऐसा करने पर हमें q/4πε0 4a/r³ P एकांक सदिश प्राप्त होगा। अब यहाँ पर q2a P एकांक सदिश क्या है और ये मात्रा क्या दर्शा रही है? तो हम जानते हैं कि q गुणा 2a P एकांक सदिश एक विद्युत आघूर्ण सदिश है। अतः ये समीकरण कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, E सदिश बराबर 2P सदिश 4πε0 r³। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? समीकरण तथा चित्र दोनों से हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत आघूर्ण के समांतर होगी। अब हम दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन जो द्विध्रुव के विषुवतीय तल अर्थात द्विध्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले द्विध्रुव अक्ष के लंबवत तल में है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि P बिंदु द्विध्रुव के विषुवतीय तल अर्थात द्विध्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले द्विध्रुव अक्ष के लंबवत तल में है। बिंदु P पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र E + q होगा, जिसका समीकरण कुछ q/4πε0 1/r² + a² होगा, जहां ये r है और ये a है और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम r² + a² तक पहुंच सकते हैं।
अब बिंदु P पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, जो कि Q बाय 4πε0 1/r² प्लस a² है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि E प्लस Q और E माइनस Q की दिशाएं चित्र में दिखाई गई हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। इसके विपरीत ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर उन्मुख होता है। अब स्पष्ट है कि द्विध्रुव अक्ष के अभिलंबित अवयव यानी कि E प्लस Q साइन थीटा और E माइनस Q साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करते हैं, और वहीं ये E प्लस Q कॉस थीटा और E माइनस Q कॉस थीटा लिखा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप E को हम माइनस E प्लस Q प्लस E माइनस Q कॉस थीटा P एकांक सदिश लिख सकते हैं, और E प्लस Q और E माइनस Q के समीकरण की मदद से हमें E माइनस 2QA बाय 4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2 P एकांक सदिश मिलेगा। अब अगर r की तुलना में a बहुत ही छोटा है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार हमें E बराबर माइनस 2QA बाय 4πε0 r³ P सदिश मिलेगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि कुल विद्युत क्षेत्र P एकांक सदिश के विपरीत होता है, और अगर उस समीकरण में हम Q इंटू 2A P एकांक सदिश की जगह वैद्युत आघूर्ण सदिश लिख दें तो हमें ये समीकरण कुछ E बराबर माइनस P बाय 4πε0 r³ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव क्षेत्र अधिक दूरियों पर 1/r² के रूप में नहीं बल्कि 1/r³ के रूप में मंद होता है। इसके अतिरिक्त द्विध्रुव क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा केवल दूरी r पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि ये सदिश r तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच के कोण पर भी निर्भर करते हैं। हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि जब द्विध्रुव का माप 2a शून्य की ओर अग्रसर होता जाता है, तब आवेश Q अनंत की ओर अग्रसर इस प्रकार होता जाता है कि गुणनफल P बराबर Q इंटू 2a एक नियत परिमित संख्या होती है। इस प्रकार के द्विध्रुव को बिंदु द्विध्रुव कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष बिंदु तथा विषुवतीय बिंदु पर परिकलित द्विध्रुव क्षेत्र के समीकरण भी r के सभी मानों के लिए सत्य तथा यथार्थ हैं। अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रश्न है, किसी निकाय में दो आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं A 0, 0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0, 0, 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब इस प्रश्न के अनुसार मैं इन दोनों बिंदुओं को त्रिविमीय निर्देश में दिखाऊंगी, जहां पर ये x, ये z और ये y। यहाँ x पर 3 माइक्रोकूलम जो कि 0, 0, 15 सेंटीमीटर, और वहीं यहाँ -3 माइक्रोकूलम की स्थिति 0, 0, -15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले निकाय का कुल आवेश। तो हम जानते हैं कि यहाँ निकाय के कुल आवेश के लिए 3 माइक्रोकूलम
प्लस -3 माइक्रोकूलम और इनको योग करने पर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निकाय का कुल आवेश 0 होगा। परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए हमें पता है कि P बराबर Q इंटू 2A P एकांक सदिश होता है। यहाँ पर P का परिमाण Q गुणा 2A के बराबर होता है, जिसके अनुसार Q 3 माइक्रोकूलम जो कि 3 इंटू 10⁻⁻6 है और 2A यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो कि 15 + 15 सेंटीमीटर होगी, जिसको हम 30 सेंटीमीटर और SI मात्रक के लिए हम इसको मीटर में करने के लिए 10⁻² से गुणा करेंगे। इसको हल करने पर हमें P 90 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर, जिसको 9 इंटू 10⁻⁷ कूलाम मीटर लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण 9 इंटू 10⁻⁷ कूलाम मीटर होता है। क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसके लिए इसकी दिशा को भी बताना बहुत ज़रूरी है और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, यानी कि -3 माइक्रोकूलम से +3 माइक्रोकूलम की तरफ होगी। अब हम वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता को समझने का प्रयास करेंगे। अधिकांश अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए इनके द्विध्रुव आघूर्ण 0 होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन अणु इसी प्रकार के हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर ये द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, परंतु कुछ अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं। जल का अणु H2O इस प्रकार के अणुओं का एक उदाहरण है। विविध पदार्थ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति में रोचक गुण तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है। मान लेते हैं कि स्थायी द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। स्थायी द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? स्थायी द्विध्रुव से हमारा तात्पर्य ये है कि P का E से स्वतंत्र अस्तित्व है, ये E द्वारा प्रेरित नहीं हुआ है। यहाँ आवेश Q पर QE तथा -Q पर -QE बल लग रहे हैं। चूंकि E एक समान है, अतः द्विध्रुव पर नेट बल 0 होगा, QE -QE 0 होगा। परंतु आवेशों में पृथक्करण है, अतः बल भिन्न बिंदु पर लग रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है। जब नेट बल 0 है तो बल आघूर्ण मूल बिंदु पर निर्भर नहीं होता। इसका परिमाण प्रत्येक बल के परिमाण तथा बल युग्म की भुजा अथवा दो प्रति समांतर बलों के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बल आघूर्ण का परिमाण लिखने का प्रयास करते हैं। बल आघूर्ण का परिमाण यानी कि टाउ बराबर होता है QE इंटू 2A साइन थीटा के, जिसे 2QAE साइन थीटा लिख सकते हैं। इसकी दिशा तल के अभिलंबवत इससे बाहर की ओर है। P क्रॉस E का परिमाण भी PE साइन थीटा है तथा इसकी दिशा
पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। अतः टाउ P क्रॉस E लिखी जा सकती है। यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को क्षेत्र E के साथ संरेखित करने की प्रवृत्ति रखेगा। जब P क्षेत्र E के साथ संरेखित हो जाता है तो बल आघूर्ण शून्य होता है। इस प्रकार हम एक समान क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। परंतु जब क्षेत्र एक समान नहीं होता तब क्या होता है? स्पष्ट है, उस प्रकरण में नेट बल शून्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त व्यापक रूप से निकाय एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। आइए एक सरल स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें P क्षेत्र E के समांतर अथवा प्रति समांतर है। तो समीकरण टाउ बराबर PE sin थीटा के अनुसार दोनों ही प्रकरणों में नेट बल आघूर्ण तो शून्य होता है, परंतु यदि E एक समान नहीं है तो द्विध्रुव पर एक नेट बल लगता है। हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि P क्षेत्र E के समांतर है। P माइनस Q से Q की ओर है और E की दिशा भी इसी तरफ है। माइनस Q से प्लस Q की ओर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, जिसका तात्पर्य ये है कि प्लस Q पर लगने वाला बल माइनस Q की तुलना में अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब P क्षेत्र E के प्रति समांतर होता है तो द्विध्रुव पर घटते क्षेत्र की दिशा में एक नेट बल कार्य करता है। व्यापक रूप में बल E के सापेक्ष P के दिक् विन्यास पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं कि क्या आप एक सरल से प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, शुष्क बालों में फेरी गई कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्योंकि कंघी घर्षण द्वारा आवेश अर्जित करती है, परंतु कागज तो आवेशित नहीं है। फिर इस पर आकर्षण बल लगने का क्या कारण है? क्या हम कह सकते हैं कि आवेशित कंघी कागज के टुकड़ों को एक बाह्य क्षेत्र प्रदान करती है, जिसके कारण टुकड़ों में क्षेत्र की दिशा में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कर देती है। इसके अतिरिक्त कंघी के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। इस असमान क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर एक नेट बल कार्यरत हो जाता है। इस स्थिति में ये आसानी से देखा जा सकता है कि कागज के टुकड़े कंघी की दिशा में गति करते हैं। इसी रोचक प्रश्न के साथ आज हमने वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की, चाहे वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित करना हो या वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष तथा विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना हो। इसी के साथ हमने ये समझा कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखने पर उस पर किस प्रकार बल आघूर्ण लगता है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की कि यदि उसे एक ऐसे क्षेत्र में रख दिया गया हो जिसका क्षेत्र एक समान नहीं है तो उस पर नेट बल किस दिशा में लगेगा। आप गैर ध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु में खोज कर ये पता लगाएं कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के तौर पर ये कैसे देखे जा सकते हैं और इसे साथियों के साथ भी साझा करें। साथ ही अपनी पाठ्य पुस्तक में आज के कार्यक्रम में चर्चित विषयों पर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। इसी प्रकार आप और भी सीखते रहें और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे रोचक विषयों के साथ। धन्यवाद।